दोस्तों नमस्कार, मैं राज कपूर। आप देख रहे हैं खबर दस्तक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई है। अब से लगभग 4-5 घंटे बाद अखिलेश यादव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से 2027 विधानसभा चुनाव के समाजवादी पार्टी के प्रचार प्रसार अभियान का शंखनाद करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने इस 2027 के चुनाव प्रचार के शंखनाद के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी को ही क्यों चुना, पहला सवाल। और दूसरा सवाल कि जो रैली के संयोजक हैं सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी, उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज तक की रैली का सबसे बड़ा रिकॉर्ड अखिलेश यादव बनाने जा रहे हैं। ना इससे बड़ी रैली इसके पहले कभी हुई थी, ना इससे बड़ी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसके बाद कभी होगी। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आलोक पाठक सर। सर, उत्तर प्रदेश की जनता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता सभी उत्साहित है कि अखिलेश यादव इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दादरी से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब रैली में 5-6 घंटे का वक्त बचा है। राजकुमार भाटी ने जो दावा किया है कि रैली में इतने लोग पहुंचेंगे कि रिकॉर्ड तोड़ भीड़ होगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब तक की हुई रैलियों का रिकॉर्ड टूट जाएगा, आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस रैली की घोषणा जो है 2 महीने पहले कर दी गई थी जी। 2 महीने से 132 विधानसभा क्षेत्र के हर ब्लॉक में, लगभग हर गांव में राजकुमार भाटी गए हैं और पंचायत की, पीडीए पंचायत की इस रैली के लिए लोगों को बताया है। इस रैली की तैयारी से मोदी और शाह की और योगी की नींद उड़ गई। इसलिए आनन फानन में आधे बने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज कर दिया गया। सर एक सेकंड, अब क्या बता रहे हैं कि इस रैली की तैयारी से ही योगी और मोदी की नींद उड़ गई है रैली से पहले? हाँ, इसीलिए जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज कर दिया गया, जबकि पूरा एयरपोर्ट अभी बना नहीं है। ऐसा नहीं कि कल से सारी फ्लाइटें कमर्शियल और जो भी फ्लाइट होगी वो सब फ्लाइटें कल से एयरपोर्ट पूरी रूप से एयरपोर्ट को चालू होने में लोग जानकार बता रहे हैं 2 महीने से कम का समय नहीं लगेगा। तो क्या जरूरत थी जब 2 महीने से कम ज्यादा समय अभी लगेगा, तो क्या जरूरत थी कि जब 29 तारीख को पहले से पूर्व निर्धारित एक रैली थी दादरी में, तो आपको 28 तारीख को ही जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन करना पड़ा, पहली बात। दूसरी बात, एक तरफ पूरे मेरी लगातार कई जिलों में बात हो रही है, चाहे वो बिजनौर हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, कैराना हो, उसके अलावा आपका अलीगढ़ हो, हाथरस हो, बदायूं हो, मुरादाबाद हो, संभल हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, गौतम बुद्ध नगर हो, मथुरा हो, सब जगह जबरदस्त चर्चा है और बड़ी संख्या में लोग अपने साधनों से कल पहुंचेंगे। कुछ लोग अब से 2-3 घंटे बाद, मतलब सुबह 9-10 बजे तक पहुंचना शुरू हो जाएगा। मेयर भोज कालो जो कि दादरी में है, दादरी जो है बताया जाता है कि गाजियाबाद स्टेशन से जब कानपुर की तरफ आप चलते हैं तो पहला स्टेशन गाजियाबाद के बाद दादरी ही पड़ता है जी। और ये जो जीटी रोड जाती है उस रोड पर ये पड़ता है, पुरानी जीटी रोड जो गाजियाबाद से अलीगढ़ होते हुए, अलीगढ़, एटा, आगरा होते हुए, टुंडला होते हुए कानपुर जाती है, उस रोड पे पड़ रहा है। वहां बीचों बीच यहाँ कॉलेज है मेयर भोज का, वहां बड़ा 2 महीने से तैयारी हो रही थी, तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आ रहे हैं सुनने के लिए। और अखिलेश यादव के साथ पीडीए की पूरी ताकत आपको मंच पर नजर आएगी। जब मैं पीडीए की बात करता हूं तो इसमें पंडित भी मिलेगा आपको, वो अगड़ा मिलेगा जो सरकार से नाराज है, जो पिछड़ा है। क्या बोलते हैं अखिलेश यादव कि जो भी पीड़ित है, दुखी है और इस सरकार से नाराज है, वो सब हमारे पीडीए का हिस्सा है। तो पंडित समाज से समाजवादी पार्टी के नेता विधायक दल माता प्रसाद पांडे वहां रहेंगे,
पवन पांडे रहेंगे मुस्लिम समाज से, क्योंकि आजम साहब अभी जेल में हैं, तो इकरा हसन रहेंगी और तमाम बड़े मुस्लिम चेहरे आपको वहां नजर आएंगे। पिछड़ों की बात करें यादवों के अलावा तो लालजी वर्मा आपको नजर आएंगे, आपको सांसद हैं। रुचि वीरा जी नजर आएंगी आपको, मुरादाबाद की सांसद आपको नजर आएंगी। कई और बड़े चेहरे, 3700 सांसद हैं, अच्छा इनमें से ज्यादातर कल आपको वहां नजर आएंगे। जी। साथ ही जो अखिलेश यादव के साथ हर फ्रेम में आपको नजर आते हैं, चाहे वो लोकसभा हो और हर जगह, अयोध्या नरेश, जो दलित समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं आज की डेट में उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के, वो वहां नजर आएंगे। अवधेश पासी जी नजर आएंगे आपको, मैंने बताया इकरा हसन रहेंगी, और तमाम बड़े नेता, राजीव राय आपको नजर आएंगे जो घोसी के सांसद हैं। सर लेकिन एक चीज बताइए, आपने ये लिस्ट बता दी कि कौन कौन लोग रहेंगे, पीडीए का एक पूरा कुनबा रहेगा, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि अक्सर किसी भी विधानसभा चुनाव की तैयारी होती है तो वहां जिस राज्य में होता है उसकी राजधानी से शंखनाद की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से होना चाहिए था, तो आखिर ये शंखनाद करने के लिए उन्होंने नोएडा ही क्यों चुना? देखिए, ऐसा इसलिए चुना कि पिछली बार भी उन्होंने मेरठ से शुरुआत की थी। अच्छा 2021-22 के चुनाव में, और लोकसभा चुनाव में भी पहला फेज जो चुनाव पड़ता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 132 सीटों में भाजपा 2017 और 22 में बढ़त बनाने में कामयाब रही थी, लेकिन 2024 में इसमें कई लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। कई में बड़ा कांटे का मुकाबला था, जैसे सपा ने 10 साल बाद मुजफ्फरनगर की सीट जीती थी। उसके अलावा समाजवादी पार्टी कैराना में चुनाव जीतने में कामयाब हुई थी। नगीना से चंद्रशेखर रावण जीते थे। मेरठ में सिर्फ 5000 वोटों से सुनीता वर्मा हारी थी, जो कि एक भाजपा का गढ़ हुआ करता था। सहारनपुर से कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जीता था। तो अब देखते चले जाइए, मुरादाबाद से, संभल से, मुरादाबाद से, बदायूं से, और सब जगह से समाजवादी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की थी। और उसके बाद तो एटा से भी सपा जीती थी। अगर मैं बात करूं लगातार, मतलब तो अगर 2027 के 24 के चुनाव को देखा जाए तो 2024 के चुनाव में विधानसभा वाइज इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी के पास लगभग 180 सीटों पे बढ़त हासिल थी। कांग्रेस को लगभग 57 सीटों पे बढ़त हासिल हुई थी, 47 सीटों पर, और नतीजा ये था कि विधानसभा की 227 सीटों पर तब इंडिया गठबंधन आगे था। तो ये इस चीज को, इस बढ़त को बरकरार रखने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले दो चरण के चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होंगे, जहां पे 132 सीटें हैं। 132 सीटों में ज्यादा से ज्यादा सीटें, जिसमें कई जगहों पे भाजपा का बड़ा गढ़ माना जाता है, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा। तो उस गढ़ में सेंध लगाने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। और जो फोकस है, आपको प्रदेश अध्यक्ष, आपको श्यामलाल पाल भी नजर आएंगे, और महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रुक्मणी निषाद भी नजर आएंगी, जो कि पूर्व जो सपा सांसद रही हैं, स्वर्गीय फूलन देवी उनकी बड़ी बहन है। उनका बड़ा संघर्षमय इतिहास रहा है। वो टेम्पो चला के अपने परिवार का पालन पोषण करती रही हैं। तो एक जो फोकस है पीडीए को लेके, और हर समाज को जोड़ने की बात है, पिछड़ों को, दलित को, अल्पसंख्यकों को। और एक चेहरा और भी आपको नजर आएगा कल, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, जो बसपा के बड़े मुस्लिम चेहरे थे, वो बसपा छोड़ के पहले सपा कांग्रेस में गए थे, कांग्रेस से अभी हाल ही में सपा में आए हैं, वो भी आपको इस रैली में कल नजर आएंगे। तो ये जो पूरी तैयारी है, अभी चुनाव में लगभग 9-10 महीने का वक्त बचा है, और चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी वैसे राष्ट्रीय स्तर पर तो इंडिया अलायंस के अंतर्गत एक साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी है,
उत्तर प्रदेश में अभी तय नहीं है कि कांग्रेस या सपा में क्या होगा, या कह सकते हैं कि ऑफिशियल या आधिकारिक रूप से कुछ पब्लिक में नहीं है। तो क्या इस रैली में केवल समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन होगा? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस रैली को सफल बनाने की जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि या अंदर खाने कांग्रेस के लोग भी इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, ये रैली तो शुद्ध रूप से कांग्रेस की है, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस, माफ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी की है। और चूंकि गठबंधन है और बड़ा अच्छा केमिस्ट्री है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में, तो ये गठबंधन तो बरकरार रहेगा ही। और इस गठबंधन में कुछ छोटे दल और जुड़ सकते हैं, जिसपे मैंने चर्चा की थी। संजय निषाद साहब जुड़ सकते हैं, हो सकता है ओम प्रकाश राजभर भी चुनाव के समय पलटी मार जाए। और अपना दल का जो कृष्णा पटेल ग्रुप है वो तो ऑलरेडी एक तरह से गठबंधन में है ही है। तो और फोकस वही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा को उसके गढ़ में घेरने के लिए कल ये रैली की जा रही है। युवाओं में बड़ी जबरदस्त नाराजगी है। इस वक्त ईरान वार की वजह से लोगों को गैस का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोग लाइनों में खड़े हैं, पेट्रोल डीजल की भी किल्लत हो रही है, महिलाएं बहुत परेशान हैं। तो आप देखिएगा कल महिलाओं की संख्या भी आपको बड़ी संख्या में दिखेगी, महिलाओं की सहभागिता। और ये जो ऐलान किया अखिलेश यादव ने कि हम हर महिला को 40,000 रुपए देंगे सरकार बनते ही, इसका भी बड़ा व्यापक असर आपको दिखाई देगा आने वाले समय में। उन सीटों पे भी सपा जीतेगी जहां पे कभी भाजपा हारी नहीं थी। एक चीज बताइए सर कि पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी की रैलियों में मतलब कि भयंकर भीड़ उमड़ती थी और मीडिया में खूब चर्चा होती थी कि समाजवादी पार्टी के रैली में जबरदस्त भीड़ हो रही है, और ये भीड़ है जो कि बदलाव का इशारा कर रही है। ओम प्रकाश राजभर भी कॉन्फिडेंस में आकर कुछ से कुछ बोल रहे थे, लेकिन चुनाव के बाद देखा नतीजा सबने तो जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ। आप 2022 की माफ कीजिएगा, मैं आपसे सहमत हूं। आप ये 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में तो राज कपूर जी, मैं लगातार आपको बताता रहा, हम लोग शो करते रहे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गठबंधन कम से कम 50 सीटें जीतेगा जी। और ये बात हम जनवरी 2024 से कह रहे थे। हमने अवधेश प्रसाद जी का इंटरव्यू किया था, जिसमें अवधेश प्रसाद जी ने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी भी आके अयोध्या में लड़ेंगे तो हमको हरा देंगे। और वो 60-70 हजार वोटों से जीते, ये भी नहीं कि 2-4-5 हजार वोटों से जीते हैं। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी 5 घंटे तक चुनाव में पीछे रहे। जो राजनाथ सिंह लखनऊ में 2-2.5 लाख वोटों से जीतते थे, वो 1.25 लाख पे आ गए। प्रयागराज की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। वाराणसी में बड़ी मुश्किल से अमेठी हार गई, कई सीटें हारी, प्रतापगढ़ हार गई, कौशाम्बी हार गई, पूरा कई जिले हार गए। और अयोध्या मंडल की तो सारी सीटें हार गई, जहां ये दावा कर रहे थे कि जहां ये भाजपा के लोग दावा कर रहे थे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। मतलब ये लोग इतने अहंकार में चले गए थे कि इन्होंने दावा किया लोग भगवान श्री राम को लेके आए। तो अयोध्या न सिर्फ अयोध्या बल्कि अयोध्या मंडल की सब सीट हारे ये लोग, खाता नहीं खेलो अयोध्या मंडल में। अब मुझे लग रहा है विधानसभा चुनाव में भी अगर अयोध्या मंडल में भाजपा का खाता न खोले तो आश्चर्यचकित मत होइएगा। तब नहीं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं सर कि आपने ठीक कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मतलब कि समाजवादी पार्टी से रैली में भी पीछे रही और सीटों की संख्या में भी, लेकिन जो मनोवैज्ञानिक बढ़त समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में ली थी, क्या उस वक्त से लेकर के 24 से लेकर के अब 27, 3 साल जो होने वाला वक्त है, इसमें वो मोमेंटम बना हुआ है? समाजवादी पार्टी अब उस लीड को और बड़ा करेगी, या हो सकता है कि कुछ बीजेपी इसमें खेल कर जाए? नहीं, देखिए, बीजेपी फिलहाल खेल करती नजर नहीं आ रही, क्योंकि बीजेपी ने अपनी गलतियों से सीखा नहीं है। बल्कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो सवर्ण मतदाता 20 से 25% उन्होंने
भाजपा के अगेंस्ट जाकर सपा इंडिया गठबंधन को वोट दिया था। अभी वो नाराजगी बड़ी बढ़ गई है। आप ये सोचिए कि भाजपा के कई बार के सांसद हैं जिनकी सीट पर उनके पुत्र इस बार चुनाव लड़े हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह, उन्होंने तो आज कह दिया कि आज की डेट में मुसलमान सबसे बड़ा खलनायक है, दूसरा सबसे बड़ा खलनायक सवर्ण समाज है। आप सोचिए, मैं ये पूछना चाहता था ब्रजभूषण शरण सिंह से कि आपने तो कह दिया कि सबसे बड़ा खलनायक मुसलमान समाज है, दूसरा खलनायक सवर्ण समाज है। तो आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह, आप 1991 से लेकर अब तक सिर्फ 5 साल छोड़ दिया जाए तो लगातार भाजपा में रहे हैं। 2009 में आप भाजपा छोड़ के गए थे और 2013-14 में वापस आप भाजपा में आ गए थे जी। आप 5-6 बार के खुद सांसद रहे हैं, आज आपका बेटा सांसद है, आपका बेटा विधायक है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार 9 साल से है, केंद्र में मोदी जी 12 साल से हैं। तो आखिर मुसलमान और सवर्ण खलनायक कैसे बन गए? इसमें कौन जिम्मेदार है? इसके लिए तो सवाल उठना चाहिए ब्रजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी से। ये आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है सर। भाई, आज आपने कहा ना, मन से कहा कि आज की डेट में मुसलमान सबसे बड़ा खलनायक है, दूसरा बड़ा खलनायक सवर्ण समाज है। तो समझिए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह भी भाजपा छोड़ के लोक विधानसभा चुनाव में सपा की तरफ देख रहे हैं? क्योंकि कभी भी उन्होंने किसी भी मंच से न अखिलेश यादव की आलोचना की, न मुलायम सिंह यादव की आलोचना की। एक सेकंड, पहले सपा में रह भी चुके हैं। आप कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह विधानसभा चुनाव से पहले हवा के बदलते रुख को भांप रहे हैं और भांपते हुए अगर पलट जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अरे पहले भी जा चुके हैं। 2009 से 14 वो जब उनको लगा कि वो जीत नहीं पाएंगे तो सपा के साथ सपा में शामिल हो गए थे और सपा से चुनाव भी जीते थे। अभी तो सर वो ना तो सांसद है, और आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति 5-6 बार सांसद रहा है अब वो विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखता होगा? अरे भाई उनको अपना गढ़ बचाना है। अच्छा, देवी पाटन मंडल, आप सोचिए, अयोध्या मंडल में योगी जी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। हर हफ्ते योगी जी अयोध्या जाते हैं, तमाम विकास कार्य करते हमने किया, उसके बाद भी अब अयोध्या मंडल में चुनाव हार जाते हैं। और देवी पाटन मंडल जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह ताकतवर है, वहां 4 में से 3 सीटें भाजपा जीतती और 1 ही सीट हार पाती। तो विधानसभा में चुनाव में इन 4 जिलों में जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है, डायरेक्ट प्रभाव है, वहां कम से कम 20 से 25 विधानसभा सीटें हैं, प्लस पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ब्रजभूषण शरण सिंह का एक अच्छा खासा प्रभाव है। मैं एक बात कह दूंगा, लोगों को बुरा लग जाएगा, ब्रजभूषण शरण सिंह आज की डेट में राजपूत समाज के बीच में जितनी पकड़ ब्रजभूषण शरण सिंह की है जमीनी स्तर पर, उतनी योगी आदित्यनाथ की भी नहीं है, ना राजनाथ, क्योंकि राजपूत बिरादरी में जितनी पकड़ है उतनी पकड़ ना योगी आदित्यनाथ की है ना राजनाथ सिंह की है। बिल्कुल, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मतलब वो राजपूतों में योगी और राजनाथ से बड़े नेता बन गए हैं। पहली बात। दूसरी बात है कि वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति कभी नहीं करते। उनके क्षेत्र में अगर हिंदू मुस्लिम होता तो कभी वो चुनाव नहीं जीत पाते। वो दलित पिछड़ों सबको साथ लेके चलते हैं। वो भाजपाई कम, समाजवादी ज्यादा लगते हैं विचारधारा से। उन्होंने किसी भी मंच में, किसी भी इंटरव्यू में अखिलेश यादव की आलोचना की, न मुलायम सिंह यादव की आलोचना की। तो ये जो समीकरण है आज की डेट में, और ये जो है, ये इस पे निगाहें रहेंगी। देखते हैं रैली में क्या होता है। 10 बजे हम लोग बिता लेंगे। और आखिरी सवाल एक सवाल करना चाह रहा हूं मैं कि इधर पिछले 1 महीने में हम लोग देख रहे हैं कि गोरखपुर हो, बनारस हो, काशी हो, मथुरा हो, हर जगह से कानून व्यवस्था बिगड़ने की खबरें आ रही है। अखिलेश यादव ट्विटर पर लगातार ये सवाल उठाते हैं और मीडिया के मंचों पर भी लगातार इंटरव्यू बात कह रहे हैं। तो क्या ये रैली एक बड़ा माध्यम होगा, एक बड़ा मंच होगा जहां से वो
योगी आदित्यनाथ के बिगड़ते कानून व्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार कर सकते हैं इस रैली में। और इसमें कानून व्यवस्था के मामले में तो योगी सरकार बुरी तरह से फेल हो गई है। और अब उस पर भी अटैक होगा, बिल्कुल अटैक होगा, क्योंकि आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को खाना चाहिए, खाने के लिए गैस मिल नहीं रही है। लॉ एंड ऑर्डर का हाल बहुत बुरा है। प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने हमारे चैनल पे कहा ना कि जब तक बदायूं जैसे घटनाएं होंगी, कोई बड़ा निवेश करने वाला उत्तर प्रदेश में उद्योग नहीं लगाएगा। निवेश का माहौल ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया। आदरणीय मोदी जी, ये बताइए, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हुए 6 साल से ज्यादा समय हो गया। 2019 के चुनाव में आपने उद्घाटन किया था, आज तक उस एयरपोर्ट से एक फ्लाइट नहीं उड़ी। वो तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। कई एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, आज काम नहीं कर रहे हैं। तो और वाराणसी के अब सांसद हैं। वाराणसी में रोपवे बन रहा है पिछले 5 सालों से। टोटल 3.5 किलोमीटर का रोपवे 5 साल में आप बना नहीं पाए। कानून व्यवस्था के मामले में अब फेल है। बनारस में जाम की समस्या बहुत विकराल रूप ले चुकी है। उस जाम की समस्या से निपटाने के लिए आपने रोपवे का प्लान बनाया कि बनारस में रोपवे के जरिए जाएगा। अखिलेश यादव ने 2 साल के अंदर लखनऊ में मेट्रो बना दी थी। आप 3.5 किलोमीटर रोपवे बना रहे हैं 5 सालों से। कब तक, पता नहीं कब तक बन के चालू होगा, कब चलेगा। एक दिल्ली मेरठ रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट योजना थी, जिसका 3 बार आप उद्घाटन कर चुके हैं जी। तो और आधे अधूरे एयरपोर्ट का उद्घाटन क्यों किया गया जेवर? तो इन सवालों का जवाब जनता दे। फिलहाल हम लोग को इजाजत दीजिए, हम लोग मिलते हैं फिर दिन में 11-12 करीब हम लोग फिर एक बार जुड़ेंगे आप लोग के साथ। नमस्कार सर।